नमस्कार मेरे विद्यार्थी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MSPS 99 स्टडी सेंटर पर। और आज एक बार फिर से मैं 8वीं का जो मॉडल पेपर वो भी आपके लिए लेकर आया हूँ। और इसके अंदर हम देखेंगे भाई किस प्रकार का इसका फॉर्मेट हो रहेगा और किस प्रकार का आपको काम करना है। तो ये जो अपना पेपर है बिल्कुल बुकलेट सीरीज पर आधारित है। ये बुकलेट का जो आंसर है उसके आधार पर आपको इसमें काम करना है। इसके अंदर अलग से आपको बुक नहीं दी जाएगी, इसी के साथ क्वेश्चन आंसर है उसके अंदर आपको करने हैं। तो 8वीं का मॉडल पेपर है 2022 के लिए है। ये विशेष रूप से 2022 की जो एग्ज़ाम है बुकलेट पर आधारित इस पर है। और इसका समय है वो रहेगा 2.5 घंटे और पूर्णांक है 80 मिनट। तो अपन बिना समय गवाए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, रबी की फसल है, निम्न में से रबी की फसल खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल इसके अंदर गेहूं, मटर, चना, ये तीनों की तीनों रबी की फसल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मक्का। मक्का है उसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 6 अपन इसके अंदर भर देंगे। इसी कॉलम के सामने आपको भरना है इसका उत्तर। दूसरा, मलेरिया रोग का वाहक है। तो मलेरिया रोग है उसका वाहक होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज मच्छर है वो मलेरिया रोग का वाहक है। तो इसके अंदर आपको ए है वो सामने वाले कॉलम में भर देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, संश्लेषित रेशा है, यानी निम्न में से संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो इसके अंदर कपास है वो प्राकृतिक है, ऊन भी प्राकृतिक है, रेशम भी प्राकृतिक, तो नायलॉन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 22 के अंदर आपको करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको पीट कर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसके अंदर चांदी है उसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी, यानी कि ए इसके अंदर आपको बढ़ना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि समाप्त होने वाला कौन सा है? समाप्य या नवीकरणीय संसाधन, तो वो है अपना पेट्रोलियम। इसके अंदर हो जाएगा द राइट आंसर पेट्रोलियम। फिर क्वेश्चन नंबर 6, वनोन्मूलन का कारण है। तो कृषि के लिए वनों को काटना, ईंधन के रूप में लकड़ी जलाना और दावा नले में भीषण सूखा। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी द। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी द हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, आंतरिक निषेचन होता है, यानी कि आंतरिक निषेचन ये कहाँ होता है? तो आंतरिक निषेचन होता है मादा शरीर में, मादा के शरीर में होता है। तो ए है उसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संकटापन वन्य जंतु है। संकटापन वन्य जंतु है तो वो हो जाएगा काले हिरण। काले हिरण है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। सेपन इसके अंदर भर देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9, मशीनों में बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है। मशीनों के अंदर बॉल बेरिंग का क्या उपयोग है? तो बॉल बेरिंग है वो घर्षण को कम करने के लिए, घर्षण उसको कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाग ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? तो छोटी लड़की उसकी आवृत्ति न्यूनतम होगी। तो इसका भी हो जाएगा ए है वो राइट आंसर अपन कर देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक, तो विद्युत का सुचालक है वह यहाँ पर लोहा। विद्युत का सुचालक हो जाएगा लोहा। की लकड़ी है वो भी कुचालक है, प्लास्टिक है तो वो भी कुचालक है, तो लोहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा से। फिर अगला क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसके अंदर छड़ है वो तो हो जाएगी धनावेशित, छड़ तो हो जाएगी धनावेशित और कपड़ा हो जाएगा ऋणावेशित। तो ब है उसका आपको राइट आंसर करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, भूकंप आने का कारण है, यानी कि भूकंप वो किस कारण आते हैं? तो भूकंप आने का कारण वो हो जाएगा पृथ्वी की प्लेटों की गतियाँ, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो प्लेट है उनकी गति के कारण भूकंप आते हैं। तो इसका हो जाएगा से। फिर 14वां क्वेश्चन है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाने वाला ग्रह है, यानी कि लाल ग्रह के नाम से किसको जानते हैं? तो वह ये जानते हैं मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह है वो लाल ग्रह है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला, रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता कम करने वाली गैस है। तो ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड या CO है वो रक्त के अंदर ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को उठा देती है। तो वह है उसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान है वो आपको छांट कर करने हैं।
तो पहला है फलीदार पौधों की जड़ों में खालिस्तान पाए जाते हैं। तो जो फलीदार पौधे हैं उसके अंदर राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो पहले का आंसर हो जाएगा राइजोबियम। दूसरा टाइफाइड खालिस्तान के द्वारा फैलता है। तो टाइफाइड है जीवाणुजनित रोग है, टाइफाइड जीवाणुजनित। तो इसका राइट आंसर अपन कर देंगे जीवाणु। उसके बाद अगला है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसका उदाहरण हो जाएगा बेकिलाइट। अगला धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर खालिस्तान बनाती है। तो धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? धात्विक ऑक्साइड। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है खालिस्तान एक जीवाश्म ईंधन है। तो पेट्रोलियम हो एक जीवाश्म ईंधन है। तो इसके अंदर अपन कर देंगे पेट्रोलियम। फिर अगला है प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से खालिस्तान परिवर्तन कर पलायन करते हैं। तो इसके अंदर हो जाएगा अपना मौसम। ये मौसम परिवर्तन के कारण जो पक्षियों प्रवास करके यात्रा करते हैं। तो मौसम इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला टेड बॉल का वैश्विक में रूपांतरण खालिस्तान कहलाता है। तो इसको बोलते हैं कायांतरण। इसको कहा जाता है कायांतरण। और अगला जूतों के तले खालिस्तान के कारण घिस जाते हैं। तो ये इसका हो जाएगा वे घर्षण। जूते हैं वो घर्षण के कारण घिस जाते हैं। फिर आपको इसके अंदर सही और गलत का निशान लगाना है। सही गलत का निशान। तो पहला है अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। तो अवांछित या अप्रिय ध्वनि उसको कहा जाता है शोर। तो इसके अंदर हो जाएगा गलत। फिर अगला है सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो सजातीय जो आवेश है उनके अंदर होता है प्रतिघर्षण। तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर अगला सौरभिरा का सबसे छोटा ग्रह पृथ्वी है। तो भाई पृथ्वी सौरभिरा का सबसे छोटा ग्रह नहीं है। तो ये भी हो जाएगा गलत। फिर अगला है अशुद्ध जल में विद्युत धारा का चालन होता है। तो अशुद्ध जल के अंदर विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर अगला क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रदूषक गैस है। तो ये बिल्कुल सही है, जो ग्लोबल वार्म अपनी ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी है। अगला लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो बिल्कुल सही बात है। फिर अगला है प्रोजेक्ट टाइगर बाघ के संरक्षण से संबंधित है। तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर अगले में आपको मिलान करना है। कॉलम ए है उसका मिलान आपको 20 से करना है। तो पहला रबी की फसल। तो रबी की फसल हो जाएगा अपना गेहूं और चना। तो इसका आपको मिलान इसके अंदर कर देना है। दूसरा एक प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ है मलेरिया का वाहक। फिर अगला कपास। तो कपास एक प्राकृतिक रेशा है। डीजल। तो डीजल का उपयोग करते हैं मोटर ईंधन के रूप में। और अंडाणु उत्पादित होते हैं। तो ये होते हैं अंडाशय में। फिर अगला क्वेश्चन एक वन लाइनर क्वेश्चन है और आपके एक नंबर के एक नंबर में है ये। तो 5वां क्वेश्चन है मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने में क्या मिलाया जाता है। तो मिट्टी के अंदर पोषक स्तर को बनाए रखने के उसके अंदर जो पदार्थ मिलाए जाते हैं उसको बोलते हैं खाद एवं उर्वरक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा खाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद व उर्वरक। उर्वरक इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला कैरम खेलते समय कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो इसमें हो जाएगा महीन पाउडर। पाउडर वो डालने पर इसके अंदर घर्षण कम हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है किसी एक ध्वनि प्रदूषक का नाम। तो इसके अंदर आप कोई भी ध्वनि प्रदूषण करने वाले यंत्र का नाम लिख सकते हैं। जैसे लाउड स्पीकर हो जाएगा, डीजे है, या वाहन हो जाएगा। वाहनों का शोर इसके अंदर हो जाएगा, या लाउड स्पीकर अपन लिख सकते हैं, या डीजे है वो भी एक ध्वनि प्रदूषक का काम करता है। फिर अगला क्वेश्चन है विद्युत के कुचालक पदार्थ का नाम बताइए। तो इसके अंदर आपको या तो आप प्लास्टिक का लिख सकते हो या लकड़ी पर लिख सकते हैं। लकड़ी है, प्लास्टिक। फिर अगला है विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस का नाम बताइए। तो इसके लिए हो जाएगा अपना CO2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस मानी जाती है। फिर अगला है आप गर्मियों के लिए सूती या संश्लेषित रेशे में से किस रेशे से बने कपड़े खरीदने के कारण सिद्ध है कि किसी। तो इसके लिए भाई अपना जो सलाह होगी सूती, जो सूती का रेशा है उससे निर्मित वस्त्र, क्योंकि सूती कपड़ा वो पानी ज़्यादा सोखता है।
और इस कारण जैसे अपने गर्मी में पसीना आएगा तो वो पसीने को सोख लेगा और अपने शरीर से चिपकेगा नहीं। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है धातु और अधातु में कोई तीन अंतर। तो आराम से बहुत सारे अंतर है, इनमें से आपको तीन का अंतर बताना है। तो धातु में वो कठोर होती है, जबकि अधातु में तीनों अवस्थाओं में होती है। धातु में विद्युत की सूचालक होती है, जबकि अधातु में विद्युत की कुचालक। धातु में ऊष्मा की भी सूचालक होती है, जबकि अधातु में ऊष्मा की कुचालक होती है। धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। धातु में आघातवर्धनीय होती है, जबकि अधातु में आघातवर्धनीय नहीं होती। तो कोई भी आप इसके अंदर तीन अंतर वो लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12, संगमरमर के फर्श पर साबुन के पानी से भरी बाल्टी उलट जाए तो इस फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो संगमरमर का फर्श है तो उस पर पहले ही घर्षण कम है, और जैसे चिकना पानी गिर जाएगा तो घर्षण और ही कम हो जाएगा, और घर्षण कम होने के कारण अपन उस पर चल नहीं पाएंगे और फिसल कर गिर सकते हैं। तो इस कारण चलना इस पर कठिन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13, आग बुझाने के लिए पानी के इस्तेमाल से पूर्व विद्युत की आपूर्ति बंद क्यों की जाती है? समझाइए। तो वह जल है वो भी विद्युत का सुचालक होता है। कोई भी वस्तु है वो पानी से भीग जाने पर उसके अंदर करंट आने का खतरा रहता है, तो इस कारण आग बुझाने से पहले जो विद्युत आपूर्ति उसको बंद कर दिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है भूकंप से बचने के लिए आप क्या क्या सावधानी बरतेंगे? तो यदि आप भवन के अंदर हैं, मकान के अंदर है, तो बाहर आ जाए और कोई मजबूत लकड़ी से बनी मेज उसके अपने को शरण लेने चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत सारी सावधानी वो आपको इसके अंदर लिखनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, सौर परिवार का नामांकित चित्र बनाना है। इसके अंदर आपको सौर परिवार का पूरा सूर्य और उसके बाद जो सारे ग्रह हैं क्रमवार उनके आपको इसके अंदर चित्र बनाने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ है? तो सीएनजी एलपीजी एक तो प्रदूषण रहित, यानी बहुत ही कम प्रदूषण होता है इनसे। दूसरी बात, इसको सिलेंडर के अंदर भरा जा सकता है और इनसे जो ऊष्मा वो भी ज़्यादा प्राप्त होती है, और जलने के उपरांत ये कोई पदार्थ या अवशेष भी इनके अंदर नहीं शेष बचता है, तो इस कारण इनका उपयोग करना बेहतर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें से एक चित्र आप 100% मानकर चलो, जो जनन वाला पार्ट है इसके अंदर से एक चित्र तो पक्का अपने बोर्ड के एग्जाम के अंदर मिल जाएगा, चाहे नर का आ जाए, चाहे मादा का आ जाए, चाहे निषेचन का आ जाए, कोई भी एक चित्र वो पक्का आपको इसमें से मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18, खरपतवार किसे कहते हैं? खरपतवार का नियंत्रण किससे किया जाता है? समझाइए। तो खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार की परिभाषा क्या हो जाएगी? मतलब फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक कचरे को अपन बोलते हैं खरपतवार, और इसके नियंत्रण के लिए निराई है, गुड़ाई है, हाथ से उखाड़ कर अपन इसको अलग कर सकते हैं, या फिर जो खरपतवार नाशी है उनका उपयोग करके इसको नष्ट करा जा सकता है। अथवा के अंदर सिंचाई किसे कहते हैं? तो सिंचाई की परिभाषा, फसलों के अंदर निश्चित समय अंतराल पर जल देना सिंचाई कहलाता है। और जल को सुरक्षित करने वाली दो विधियाँ, तो एक तो हो जाएगी अपनी छिड़काव तंत्र, पहली विधि तो हो जाएगी छिड़काव तंत्र, और दूसरा हो जाएगा आपका बूंद बूंद सिंचाई। तो इन दोनों विधियों का आपको वर्णन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वनोन्मूलन का अर्थ बताइए, इसके कारणों का उल्लेख, या फिर अथवा के अंदर रेड डेटा पुस्तक क्या है? तो अपने संकटापन्न स्पीशीज है उनका रिकॉर्ड रखने के लिए जो पुस्तक काम ली जाती है उसको रेड डेटा पुस्तक कहा जाता है। और किन्हीं तो संकटापन्न जंतु के आपको नाम बताने हैं। और इस पार्ट के अंदर से भी एक बड़ा क्वेश्चन है वो आने की संभावना है, 100% आएगा। ये दोनों भी आप मोस्ट मान कर चलो। और उनके बहुत सारे कारण जो अपने पहले ऊपर भी आए उनमें से आपको जो कारण है वो लिखने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपी ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन की आवृत्ति तथा आवर्तकाल, तो पहले तो इसके अंदर आपको आवृत्ति का सूत्र लगाकर आवृत्ति ज्ञात करनी है, और बाद में आवर्तकाल वो आपको इसका ज्ञात करना है। अथवा में आपको बताना निम्न वाद्य यंत्रों कि किस भाग से ध्वनि उत्पन्न होती है, उस भाग का नाम बताइए। तो ढोल लगेगा, उसकी तनी झिल्ली हो जाएगी, सितार है उसके तार हो जाएगा, बांसुरी है इसका जो आगे वाला भाग होता है पट्टी झिल्ली है उससे हो जाएगा, और मजीरा है तो उसका जो धातु वाला भाग है वहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है।
फिर क्वेश्चन नंबर 21, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। तो ये तो भाई हम बहुत पहले से लिखते आ रहे हैं। जल प्रदूषण का जो निबंध है उसके आधार पर आपको लिखना है। और नीचे हवा में वायु प्रदूषण क्या है और वायु प्रदूषण का हानिकारक प्रभाव। तो ये दोनों में से कोई भी एक जो आपको अच्छा लगे वो आपको करना है। 4 नंबर में है ये। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आज का अपना पेपर। उम्मीद करता हूँ पेपर आपको अच्छा लगा होगा और इसको आप कंप्लीट तैयार कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से एग्जाम दें। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।